फिजिक्स में 825 तक पढ़ चुके थे, अब 800, ये 726 लिखा है लेकिन 826 होगा। क्वेश्चन नंबर, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा, तभी वो तैर सकता है। अगर भार से ज़्यादा लगा दे, भार से ज़्यादा लगा दे फिर भी तैरेगा, अगर भार से कम लगाएगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। देखो, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव के आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसके उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो वस्तु पर द्रव या जल के द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्रेक्ष बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 827। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम किस पर स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828 लिखा हुआ है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है कि घनत्व कैसा है। क्वेश्चन नंबर 829, क्वेश्चन में उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830। तो 830, दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव को मापते किससे हैं? बल एवं क्षेत्रफल से, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 831, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? ज़्यादा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 732, निम्नलिखित में से दाब की विमा क्या है? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो न्यूटन को द्रव्यमान गुना त्वरण भी कहते हैं। तो केजी मीटर पर सेकेंड, क्षेत्रफल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी केजी का होता है एम, लंबाई का एल, ये दो का -1 हो जाएगा और t-2, यानी ml-1 t-2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 834 लिखा हुआ है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दबाव प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दबाव क्या होगा? कम लगेगा, दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835, जैसे कि एक तरल पदार्थ की मुक्ति सतह की गहराई बढ़ती है, सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है। गहराई बढ़ेगा तो दबाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 836, जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्ति सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव भी क्या होता है? कम होने लगता है। अगर गहराई बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा और गहराई कम होगा तो दबाव घटेगा। क्वेश्चन नंबर 837, किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है? तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो दबाव में क्या होगा? कमी होगा, और क्षेत्रफल में कमी होगा तो दबाव में दाब वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 838, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 839, दाब क्या है? उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840,
क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है, अंदर का दबाव कैसा होगा? बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 841, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो उसके घनत्व के अनुपातिक। इसका एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव वायुदाब घनत्व के अनुपातिक होता है। धातुव्य के वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घट जाता है। यानी वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 842, दाब को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? प्रणोत प्रति इकाई क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब घनत्व में आएंगे कि 843, पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलो पर घन मीटर। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 900 kg पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। जल H2O पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह के लगभग 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 844, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 845, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है, यानी लवण युक्त पानी घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 846, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 847, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए तैर पाती है ना। तो बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से 9% कम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर कम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 848, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में होता है आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 849, पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 850, कि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 का क्यूब यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो ऐसा मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व चांदी का चाहिए, चांदी का घनत्व तो अपेक्षित घनत्व 10.8, पानी का घनत्व बटे तो 10 बटे में कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब यानी 1000 बटे में 10.8 यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10.8 इंटू 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब। देखो कि किसी पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर अपेक्षित घनत्व 1 होता है। जैसे चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 का पावर 3 यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तब ऐसा ही मात्रा में चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 851, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? घनत्व किसका अनुपात है? द्रव्यमान और आयतन का। द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 852, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? जल के घनत्व से अधिक लोहे की कील, इसीलिए तो वो डूब जाती हैं। बाकी कॉर्क डूबता है, पानी में नहीं डूबता है। बर्फ डूबता है, थर्माकोल भी नहीं डूबता है, यानी इन तीनों का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
853 चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ kg/m³ है और पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होगा? तो 10.8 हो जाएगा। और इसका कोई मात्रक बीमार नहीं होता तो ऑप्शन ए से भी छाट सकते हैं 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 854 सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी घनत्व के बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 855 किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? अपेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा अगुणित सिद्धांत। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में, ठोस में, तरल में, मेटेलॉइड में। तो गैस में सबसे अधिक गति कर पाते हैं कण। देखो अगुणित सिद्धांत के अनुसार गैस में अंतराणुक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। अंतराणुविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। अणुओं के आकर्षण बल उनके बीच का कम हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। फलतः ये स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 857 वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है यानी ठोस में। अंतराणुविक बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 858 गैस में आणविक गति के वितरण का तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया सर्वाधिक संभवित गति बढ़ जाती है, ये तो सही है। सर्वाधिक संभवित गति बढ़ जाती है यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गति बढ़ता है ना, गति बढ़ जाता है। ऑप्शन बी में सबसे संभवित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। अणुओं का अंश बढ़ता है क्या? अणु तो उतना ही रहते हैं, बस अणुओं की गति बढ़ जाती थी, ये गलत है। बाकी वितरण व्यापक हो जाता है, ये भी सही है। वितरण चक्र के तत्व क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न ताप के नीचे रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 859 गैस अगुणित सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होता है जब वह अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो किसमें बदल जाएगी? परम शून्य ताप यानी ठोस में बदल जाएगी। तो गैस का अणुगति सिद्धांत है पहला कि गैस के अणु लगातार पात्र की दीवार पर टकराते रहते हैं, जिससे पात्र की दीवार पर दबाव लगता है, इसे ही गैसीय दबाव कहते हैं। और दूसरा में गैस के अणु के परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है, जिससे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। और तीसरा में है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा उस गैस के परम ताप यानी T के समानुपाती होता है, यानी Ke समानुपाती T के। तो 0 केल्विन तापमान पर गैस की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। 0 केल्विन बोलो चाहे -273 डिग्री सेल्सियस बोलो, 0 केल्विन को परम शून्य ताप बोलते हैं। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860 में लिखा हुआ है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होता है? नहीं, गलत है। ऑप्शन बी में गैसों के विसरण दर द्रव या ठोसों की तुलना में अधिक होता है, हाँ ये सही है। गैसों के विसरण दर द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है, तो सही विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 861 में है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। जलवाष्प पहले से ही ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 862 वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को के दीवार के टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 863 ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या किया जाता है? परिवर्तित नहीं होता है। ठोस को अगर पिघालते हैं तो इसका तापमान में कोई परिवर्तन होता है? बर्फ़ को हम लोग अगर पिघालते हैं आग जला के तो बर्फ़ के तापमान में कोई परिवर्तन आता है?
नहीं आता। जब तक वो पूरी तरह से पिघल ना जाए उससे पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ऊष्मा हीट ताप तथा तापमापन। क्वेश्चन नंबर 864, लगभग कितना केल्विन पर जल का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम तो 277 केल्विन में। तो केल्विन में 277 होगा, और अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 865, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हालांकि इसको ऐसे ही याद रखना, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब केल्विन में पूछे तो 300 केल्विन, 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 866, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 767, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो द्रव में रहेगी वो 12 डिग्री सेल्सियस में। 1 डिग्री से कम आएगा तो वो ठोस में, और 100 डिग्री से अधिक आएगा तो वो भाप जलवाष्प में। -200 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होगा? -328 डिग्री सेल्सियस। इसको याद कर लेना है कि निकालते कैसे, तो C माइनस में 0 बटे सेल्सियस का अधिकतम माइनस सेल्सियस का न्यूनतम, यानी 100 माइनस 0 बराबर फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो F माइनस में फ़ारेनहाइट का न्यूनतम 32 बटे फ़ारेनहाइट का अधिकतम 212 माइनस 32, इसका अंतर 180 होता है। बराबर अगर केल्विन में जाएंगे तो K माइनस में इसका न्यूनतम तो 273 बटे में अधिकतम 373 बटे माइनस में 273, और अगर र्यूमर में जाना है तो R माइनस में 0 बटे में 80 माइनस में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 869, पानी का हिमांक बिंदु होता है। पानी के हिमांक बिंदु कितना होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसी को बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 870 में लिखा हुआ है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके किसके बराबर होती है? परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 871, परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से भी कम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 872, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? कम तापमान को, यानी क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। निम्न तापिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसका अत्यधिक निम्न ताप 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। GHLV रॉकेट के अनुसार होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन में जाता है, जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन किसको कहते हैं? GHLV रॉकेट प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन होता है। बहुत कम तापमान पर भरने वाला जो इंजन होता है उसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 873, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर क्वेश्चन नंबर 874, किस तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 875, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 876, केल्विन पैमाने का मानक, 876 में केल्विन पैमाने का मानक कक्ष तापमान कितना होता है? कक्ष अधिकतम यानी 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 877, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 300 से तो 273 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 645 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एडवर्ड सेल्सियस का नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है,
एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया। इस स्केल के बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 879, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक को दर्शाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना, बाकी निकाल के भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 880, परम शून्य ताप की प्राप्ति कैसे होती है? -273 डिग्री तापमान पर परम शून्य ताप, चाहे 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 881, ताप शून्य निरपेक्ष किसके मान पर पहुंच जाता है? निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट जीरो, तो -273 नहीं, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। ये -273 डिग्री केल्विन नहीं होता, ये सेल्सियस होता है। सेल्सियस होगा तब होता है, हाँ, 0 केल्विन में होता है वो, लेकिन वैसे ऑप्शन में है नहीं, इसलिए जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, यानी गैस के अणुओं की गति भी शून्य हो जाएगी, तो वो परम शून्य ताप पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 882, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 273, इसमें जोड़ दो, 8 3 11, 1 यहाँ 351 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 883, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो 273 जोड़ना होगा। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, और केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए 273 घटाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 884, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 885, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना होता है, चाहे केल्विन में देखें तो 310 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 केल्विन का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 888, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का संबंध क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 888, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक क्या नहीं है? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 889, किस तापमान पर पानी, तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 890, केल्विन पैमाने पर पानी के हिमांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 891, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? 273 केल्विन में। और क्वेश्चन नंबर 892, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? 273 घटाना होगा, अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो। अब नेक्स्ट ऊष्मा चालन एवं विकिरण 893, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, सामग्री की घनता पर करता है, सामग्री के आयाम पर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 894, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा में अवशोषित करते हैं। ये सही है? नहीं है, सही होगा कि चूंकि बर्फ के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकिरण, ऑप्शन डी, क्योंकि बर्फ के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को रूपांतरित अवशोषित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 895,
ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। किसमें होता है? तो बॉयलर भट्टियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 896, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा तो इसके तापमान पर, उसके प्रकृति पर और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 897, उसमें प्रसार है। अब 897 नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। हाँ, छोड़ा तो जाता है, लेकिन कारण पर लोहा गर्मियों में फैलता है। सही है? हाँ, अभिकथन सही है, कारण भी सही है। आर और ए दोनों से, ए सही है, लेकिन यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है, इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें गर्मियों में वो स्थान क्या होता है? फैलता है, तो उचित व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब संवहन में आएगा। संवहन में 898, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। कौन सा तरल? संवहनी संबंधी संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 899, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। ऊष्मा हस्तांतरण यानी संवहन, कन्वेक्शन बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर अब 900 होगा। क्वेश्चन नंबर ये 900 कि द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन है, और ठोस में चालन विधि द्वारा होता है। ठीक, तो विकिरण विधि द्वारा।